अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप दैट आप सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। आज मेरे साथ सीएसएस की एक बड़ी स्पेशल किस्म की डॉक्टर लारेब इलाही मौजूद हैं। हम इनको सबसे पहले तो शुक्रिया करते हैं जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड एमिंग कि आप हमारे साथ जूनियर्स को गाइड करेंगे। डॉक्टर लारेब जो हैं ये रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के 2019 के ग्रेजुएट हैं और इसके बाद इन्होंने अपनी सीएसएस की प्रेपरेशन जो कि बड़ा सरप्राइजिंगली 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करके इस वक्त ये फॉरेन सर्विसेज के अंदर इनकी एलोकेशन हुई है और इन्होंने भी सीएसएस एस्पिरेंट्स को गाइड करने के लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम है डॉक्टर लारेब इलाही। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर उस चैनल को भी फॉलो जरूर करें। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर लारेब। सबसे पहले आप हमें अपने एमबीबीएस की जर्नी के हवाले से बता दें, क्योंकि आपको इस वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं ज्यादातर उनका ताल्लुक मेडिकल या प्री मेडिकल से है, तो आपकी एमबीबीएस की जर्नी कैसी थी? एमबीबीएस की जर्नी मेरी बहुत प्यारी थी और मुझे अभी भी बहुत याद आता है सब कुछ। सारे 5 इयर्स मतलब मेरी जिंदगी के अगर एकेडमिक्स के सबसे प्यारे साल जो थे वो आरएमसी के आरएमयू के 5 साल थे और एक एक ईयर एक एक दिन मैंने बहुत एंजॉय किया है। और जब सब मुझसे ये बात कहते हैं कि आपने 3 मंथ्स में कैसे तैयारी की, तो जो मेरे बाकी आरएमसी के कोलीग्स हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं कभी साल में नहीं पढ़ती थी। सारा साल मैं एंजॉय करती थी, बंक्स मारती थी और क्लास में लेट जाती थी, मुश्किल से कोई क्लास लेती थी और एंड में जो है मैं 3 to 4 मंथ्स लगा के अपना प्रॉफ क्लियर करती थी हमेशा से। इवन अच्छा। मेरी कभी कोई स्टेज क्लियर नहीं हुई। कैन यू इमेजिन इट? एनाटॉमी में मैंने कभी भी स्टेज क्लियर नहीं की। अच्छा। तो दिस इज अब देखिए मैं बड़ी बोस्ट भी कर सकती हूँ कि जी बड़ी मैं एकेडमिकली हमेशा से जी, ऐसे नहीं था। हम्म। मेरा दिल नहीं करता था पढ़ने का, सिर्फ प्रॉफ पास करने के लिए पढ़ती थी और स्टेज हमेशा मैंने सेकंड अटेम्प्ट में पास की। तो एमबीबीएस के लिए मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि बहुत प्यारा टाइम है, ठीक है। इसको एंजॉय भी करें और पढ़े, ठीक है। अगर क्योंकि अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आप ऑब्वियसली आपको पढ़ना पड़ेगा। जी। मैं जैसे ही एमबीबीएस स्टार्ट किया था मुझे सारा एमबीबीएस का चार्म खत्म हो गया था, डॉक्टर्स का चार्म खत्म हो गया था और मैंने सोच लिया था मैंने सीएसएस करना है। ठीक है। तो फिर मैं उन 5 साल को सिर्फ मैंने अपने लिए एक एंजॉयमेंट के तौर पे लिया, अपनी एक बैचलर्स डिग्री के तौर पे लिया। लेकिन इट वाज अमेजिंग। डेफिनेटली अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा मैं दोबारा डॉक्टर ही बनूंगी और दोबारा से ही सब कुछ। ठीक हो गया। तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने एमबीबीएस में प्रॉफ की तैयारी भी एंड पे की है, तो आपसे हमें एक अगला सेशन एमबीबीएस की तैयारी के हवाले से भी रखना चाहिए कि आप इतने थोड़े टाइम में कैसे पढ़ते थे। जी अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड हमारे केई के अंदर भी काफी ज्यादा सारे सीनियर सीएसएस की तरफ जा रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके जहन में कब ये ख्याल आया कि आपको सीएसएस करना चाहिए और क्यों आपने ये पाथ जो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल समझा जाता आपने इसको क्यों चूज किया? क्योंकि देखिए हमारे ना बहुत ज्यादा ग्लैमराइज किया जाता है हर चीज को। जी। जब मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हुआ तो उस वक्त सबसे बेहतरीन चीज जो मैं कर सकती थी ना, सबसे ज्यादा कि कमाल मैंने कर दिया है, वो मैं एमबीबीएस में गवर्नमेंट की सीट पे जाके कर सकती ऐसे थी। ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने वो जो है ना उस वक्त मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट, मेरी पीयर्स में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो मैंने कर ली, ठीक है। लेकिन जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, जब मैंने अपने सीनियर्स को देखा, सीनियर्स डॉक्टर्स को देखा, जो उनके हालात थे, जिस तरह से वो रह रहे थे, जी। तो मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मेरी 5 साल की मेहनत, बल्कि 5 साल सिर्फ एकेडमिक है ना, सिर्फ जी। एमबीबीएस, जी। उसके बाद 1 साल हाउस जॉब और फिर आगे पता नहीं कितने साल मेरी ट्रेनिंग थी। जी। और पाकिस्तान में मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ सकती थी। मतलब अब वो तो किस्मत मेरी ऐसी हो गई कि मैं फॉरेन सर्विसेज में चली गई और अब मुझे शायद आधी जिंदगी बाहर ही गुजारनी पड़े। जी। लेकिन पाकिस्तान ही मुझसे छोड़ा जाना था और पाकिस्तान में कोई खास फ्यूचर नहीं है अभी डॉक्टर्स का, जी। कोई जी। खास फ्यूचर नहीं है। जी। तो बड़ा डीमोटिवेटिंग है ये बहुत सारे लोगों के लिए। तो फिर मैंने उस वक्त ही सोच लिया था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो मेरा बिल्कुल यकीन इस पे हो गया था ना कि अब मैंने नहीं इस फील्ड को मजीद आगे कंटिन्यू करना। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सीएसएस में के अलावा भी मैंने बैकअप सोचा हुआ था कि अगर मेरा सीएसएस नहीं होता, बिकॉज ये लक बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर है इसमें, जी। जी। तो नहीं होता तो फिर मैंने उधर भी फील्ड सोच के रखी हुई थी कि अगर यहाँ नहीं होता तो मैंने वहां क्या करना है। तो वहाँ कर। ठीक। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। तो खैर मेरा अगर आप पूछें तो मैंने सेकंड ईयर में ये सोच लिया था मैंने सीएसएस करना ही करना। एक चीज और, सॉरी, बीएस का एग्जाम देके आप सीएसएस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं ना सेकंड ईयर थर्ड ईयर में। जी। लेकिन वो हम लोग इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि फरवरी में एग्जाम्स होते हैं और हमारे प्रॉफ भी तकरीबन इसी पीरियड में चल जी। रहे होते हैं। जी। तो वो फिर प्रॉफ से कोइंसाइड करना था, तो आपका पूरा साल जो है वो एक स्टेक पे लग जाता है। इसलिए मैंने कभी उन 5 सालों में देने की कोशिश नहीं की।
नहीं कोशिश की, ठीक है। अब आप ये मुझे बताएं कि ग्रेजुएट होने के बाद आपने हाउस जॉब की थी या उसको स्किप करके आपने तैयारी की थी, जरा मुझे यस, वो बता दें। अच्छा, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। अब मुझसे सब लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि इस बंदी ने 3 मंथ्स में तैयारी की हो, जी तो मैं किसी को समझाती भी नहीं हुई ये बात, जी बिकॉज किसी का ओपिनियन या किसी को समझाना मेरा काम नहीं, लेकिन जी अब डॉक्टर्स हैं, बिकॉज वही ये बात समझ सकते हैं। हमारी 4 रोटेशन होती हैं, ऑलराइट। जी हर रोटेशन 3 मंथ्स की होती है, जी एक सर्जरी में, एक मेडिसिन में, एक सब स्पेशलाइजेशन में। अलाइड स्पेशलिस्ट जी एलाइड्स में करनी होती है, ठीक है। अब मैंने ये सोचा था, मेरी पहली रोटेशन थी सर्जरी की, और मैंने ये सोचा था कि मेरी जो नेक्स्ट 6 मंथ्स होंगे ना, वो मैं स्किप करके मई में स्टार्ट हुई थी, मई 2020 में। तो मैंने ये सोचा था कि मैं ना सिर्फ 3 मंथ्स करूंगी, एक रोटेशन करूंगी, और बाकी 6 मंथ्स में बैठ के प्रिपरेशन करूंगी, और बाकी आके मैं करूंगी। ठीक है लेकिन वो हाउस जॉब का पीरियड इतना मजे का था, मैंने उसको इतना एंजॉय किया था कि मुझसे छोड़ा ही नहीं गया ना वो। तो फिर मैंने जो है ना कहा कि मैं एक रोटेशन और कर लेती हूँ, और मैं ऐसा करूंगी कि इस रोटेशन में बैठ के थोड़ा थोड़ा पढ़ लूंगी। ठीक है और मैं ना क्या करती थी, वो लोग देखती थी जिन लोगों ने पहले बहुत कम टाइम पीरियड में तैयारी की हो। शानदार फाइक है मेरी एक सीनियर, वो भी एफएससी जी में है, जी तो उसने भी 3 मंथ्स में तैयारी की थी, तो मैं उसको बैठ के देखती थी, उसको फॉलो कर लेती। तो मुझे होता था यार, अगर ये बंदी जिसका बैकग्राउंड भी थोड़ा डिफरेंट ही है, जिस तरह के सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर लूंगी। वरना जी कोई बात नहीं, आगे अटेम्प्ट्स तो हैं। लेकिन मतलब एक्चुअली फिर मैंने क्या किया था, जो मेरा इनिशियल प्रोग्राम था 6 मंथ्स में करने का, मैंने उसको स्किप करके 3 मंथ्स पे कर दिया था। ठीक है और मैंने सोचा था कि मैं जो अगली रोटेशन लूंगी, इस सर्जरी के बाद जो नेक्स्ट रोटेशन लूंगी, वो मैं थोड़ी इजी वाली ले लूंगी, जिसमें मेरी ठीक है 1 in 4 1 in 5 कॉल्स आ जाए, इस तरह से, हम्म, तो मैं दरमियान में पढ़ लूँ। लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब थी, मेरी पीच सर्जरी में हुआ और उसमें ऑल्टरनेट कॉल्स थी। तो 30 आवर्स की ऑल्टरनेट कॉल्स के बाद इट्स इम्पॉसिबल। तो ये बात जी सिर्फ डॉक्टर्स ही समझ सकते हैं कि जी ऑल्टरनेट कॉल्स पे तो आपको अपना नाम भी नहीं याद रहता, ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे कोई पढ़ के सकता है। तो बस दिस इज प्रूफ जस्ट फॉर द डॉक्टर्स के आई वाज देयर एंड एवरीवन नोज मी इन आरएमसी। हर बंदा मुझे जानता है, तो दे नो कि मैं उस टाइम पीरियड तक वहां थी, और मेरे पास सिर्फ 3 मंथ्स ही थे। जब उसके बाद में मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक मैं वहीं थी, और फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर जनवरी में मैंने घर आके तैयारी की थी, और फरवरी में मैंने एग्जाम दे दिया। आपने एग्जाम दे दिया, तो ठीक है। अब आप जरा थोड़ा सा ये बता दें वो एस्पिरेंट्स जो सीएसएस करना चाहते हैं, एक तो इसको ये एग्जाम समझा जाता है जिसके लिए काफी ज्यादा सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। सेकंड, इसको ये समझा जाता है कि जी आपको न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं। और थर्ड, इसको ये भी समझा जाता है कि इसमें पासिंग रेशियो बहुत ज्यादा कम है। तो जरा इन मिथ्स के बारे में थोड़ा बताएं कि आप कोई स्टार्ट से न्यूज़पेपर पढ़ते थे या आप बुक्स की तैयारी आपने स्टार्ट से शुरू की थी, आपने आपके पास कोई बैकग्राउंड नॉलेज था, किस तरह से आपने मतलब सीएसएस को आप ओके, डिफाइन करें। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक चीज तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है न्यूज़पेपर आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन न्यूज़पेपर को रट्टा नहीं मारना होता। हम्म, न्यूज़पेपर क्रैमिंग श्रैमिंग कुछ भी नहीं करनी होती। सिर्फ उसके 2 पेजेस होते हैं, उसको भी बस आपने रीड करना होता है, वो भी वीकली, डेली भी नहीं करना होता, ठीक है। ठीक है सिर्फ बेसिक बेसिक इवेंट्स अपने जहन में रखने होते हैं। और असल में न्यूज़पेपर पढ़ने का रीजन ये होता है कि जो ऐसे का सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होता है, जी जिसमें ऑलमोस्ट 99% लोग 98 फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं जी तो हाँ, उस उस पेपर के लिए असल में जो रिटन एक्सप्रेशन चाहिए होता है हम्म, एग्जामिनर को, वो उन एडिटोरियल्स का होता है। ठीक है एग्जामिनर असल में वो तो जब आप वो चीज पढ़ते हैं ना, तो आप अब देखिए, मेरे जैसा बंदा है जिसने अभी अपनी क्रिएटिव राइटिंग स्टार्ट कर दी, जी ठीक है, जिसने अभी इस तरह की, जिसकी कोई सोशल साइंसेस की बैकग्राउंड नहीं है, तो अब वो जो एनालिसिस डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्टार्ट रीडिंग एडिटोरियल्स। ठीक तो है अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं, या जी अगर आप हाउस जॉब में थोड़ा बहुत अपने आप को इन टच रखना चाहते हैं, तो जी जस्ट रीड एडिटोरियल्स। और वो भी आपने सिर्फ सारे न्यूज़पेपर्स के नहीं पढ़ने, सिर्फ एक डॉन के पढ़ने। ठीक अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना। अगर आप ये भी कर ले, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ठीक है न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है बहुत। दूसरी बात, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, पासिंग परसेंटेज इज अराउंड 2%, ठीक है, बहुत सब कम होती है। अब आप इस साल देखें कि 17,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, 45 ने तकरीबन अप्लाई किया था, 17,000 दिया था। उनमें से 365 का रिटर्न क्लियर हुआ था, जस्ट है 365। ठीक है और उनको भी, उनके अंदर से भी सिर्फ 207 का इंटरव्यू क्लियर हुआ था। इंटरव्यू क्लियर मतलब बाकी सबको, अगर इंटरव्यू भी क्लियर है, सीट्स नहीं है, तो आप तो जीरो है ना अगेन। जीरो तो इट जी डजेंट मैटर, बल्कि आपने तो ज्यादा मेहनत कर ली, इंटरव्यू की भी कर ली। जी तो इट्स अ वेरी टायरिंग जर्नी, इट्स अ वेरी, आप कह दें कि डीमोटिवेटिंग भी हो सकता है, ठीक लेकिन परसिस्टेंस आपको ले जाएगी। आप परसिस्टेंट रहें, ठीक है। और जी यू नो कंसिस्टेंसी इज द की।
तो जी ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसकी पासिंग परसेंटेज बहुत कम है। और कुछ लोग कहते हैं कि आप मेहनत कर लेना, 90% मेहनत है, 10% लाके, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे काबिल लोगों को भी CSS फेल करते हुए देखा है। इट्स 50% लक एंड 50% योर हार्ड वर्क, ठीक है। अच्छा, तो आप कभी भी श्योर नहीं होते एग्जाम देने के बाद कि आप इसे क्लियर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है। और क्वेश्चन आपने पूछा था कोई? जी, अगला क्वेश्चन ये था कि इसमें एक ये भी कहा जाता है कि दुनिया जान का नॉलेज आपको होना चाहिए, मतलब एग्जाम काफी मुश्किल समझा जाता है, तो इस हवाले से नहीं आप नहीं नहीं, नॉलेज कितना मैं हो? बताती हूँ, ठीक है। अगर आप इंडिया की स्टेट्स के नाम याद कर रहे हैं जी, या चाइना की सिटीज, उनके डिविजन्स के नाम याद कर रहे हैं, तो दैट्स स्टूपिड। एग्जाम ओरिएंटेड नॉलेज होना चाहिए आपके पास, ठीक, ठीक है। आप जाके माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो चले, वो MCQ आ जाता है कभी इस तरह का, कभी आप जाके इंडिया में कितनी लेक्स हैं या अमेरिका की जो स्टेट्स हैं उनके अंदर कौन कौन से कैपिटल्स हैं, इस तरह की चीजें याद करने से ना आप अपने आप को सिर्फ ओवरबर्डन करते हैं। ठीक है, आप पास पेपर्स खुलें, आप देखिए एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है। जब आप उसकी ओरिएंटेड तैयारी करेंगे तो आपका सिलेबस बहुत श्रिंक हो जाता है। ठीक तो हो। ऑलवेज एग्जाम ओरिएंटेड, 10-10 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2-2 किताबों से भी काम चलता है। मैंने ठीक अपनी है, तकरीबन कुछ सब्जेक्ट्स की तो मैंने एक किताब से प्रिपरेशन की है, तो इट्स नो बिग डील। ठीक, ठीक। अब आप ये मुझे बता दें, जो डॉक्टर्स आगे CSS करना चाह रहे हैं, उनको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए ताकि उनके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें? अच्छा, मैं सबसे पहले तो उनको रिकमेंड करूंगी पॉलिटिकल साइंस रखें। पॉलिटिकल साइंस। 200 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है, बिकॉज आपको 600 मार्क्स के ऑप्शनल्स चूज हम्म, करने होते हैं। पॉलिटिकल साइंस ने मेरा, अब कह दे, IQ बढ़ा दिया। उसने मेरा एनालिसिस डेवलप कराया, क्योंकि मैंने इतनी फजूल फजूल चीजें पढ़ ली थी, इतनी मतलब कि जिन चीज की कोई तुक्की नहीं बनती थी, कि मेरा बेसिक एनालिसिस डेवलप हो गया, कि ठीक मुझे है। आइडिया हो गया। उसने मेरी ऐसे में बहुत हेल्प की, मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हुई, ठीक है। हम्म, मैंने जब बड़े बड़े फिलोसफर्स को पढ़ लिया, तो मुझे, हम्म, जब मैंने बिल्कुल एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ स्टेट से पढ़ना शुरू किया ना, जी, से अब तक किस तरह से एक स्टेट काम करती है, गवर्नमेंट जी, इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, कैसे ये डेवलप हुए, तो जी, इट हेल्प मी लॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल साइंस लाजमी तौर पे रखिए, जेंडर स्टडीज लाजमी तौर पे रखिए, एक ऐसे आपका जेंडर स्टडीज से आता है। हम्म, दूसरा, एक फिलोसफी का पेपर लोग रिकमेंड करते हैं, वो आपने नहीं रखना, बिकॉज इट्स ठीक है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। और बिल्कुल भी पॉलिटिकल साइंस वाले फिलोसफर इसमें हेल्प नहीं देते आपको। ठीक है, पंजाबी कहते हैं आप रखें, बट पंजाबी अच्छी है, अगर आपकी पंजाबी स्पीकिंग फैमिली है सिर्फ तभी रखी। मैंने रखा था पंजाबी, मैंने उसमें अच्छा स्कोर भी किया, लेकिन बहुत मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, मैं नहीं रिकमेंड करती, क्योंकि अब पंजाबी का ट्रेंड ये बन गया है कि आपने अगर लिखा है तो आपको स्कोर मिलेगा, अगर आपने सही लिखा है तो स्कोर मिलेगा। ऐसा नहीं कि पेपर आप खाली छोड़ के आ गए या अपनी मर्जी से कुछ लिख के आ गए तो स्कोर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा आप IR रखिए, IR अच्छा है, बट IR थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स थोड़े क्रैमिंग में अच्छे होते हैं ना, जी, तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस आराम से रख सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ आपने बिल्कुल भी नहीं रखना, ठीक है। आपने ये, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, हम लोग मर्केंटाइल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ये चीजें नहीं पढ़ सकते। जी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हम रख सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर जो है पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 के साथ ओवरलैप करता है, 80% सिलेबस उनका सेम है, ठीक है। ठीक है, और फिर वो पाकिस्तान अफेयर्स में भी आपको बहुत हेल्प करता है। ज्योग्राफी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी आप बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हमने पढ़ी साइकोलॉजी थोड़ी जी, बहुत तो हमें हेल्प करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसमें ठीक है, फ्लूइड पढ़ना पड़ता है, ठीक एंड दैट्स नॉट इजी। सोशियोलॉजी भी ना रखें। तो ठीक बड़े अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स भी हैं, और US हिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, यूरोपियन हिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, तो यू कैन वॉच दैट ठीक कंप्लीट है, वीडियो आपके चैनल पे ऑन मिल YouTube। यस, मेरे ठीक है, ठीक। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी ज्यादा मेरे लिए भी वैसे अनबिलीवेबल है, कि आपने 3 मंथ्स में सारी की सारी प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया? क्या आपने कोई एकेडमी यूज की? गाइडेंस कहाँ से ली? और आपने साथ मतलब 3 महीने फिर टिक के प्रॉफ की तरह पढ़ा, या फिर ऑफ एंड ऑन 5 to 6 आवर्स? थोड़ा ये प्रॉफ प्रॉफ। प्रॉफ से अच्छा, भी ज्यादा। आप देखिए कि हम प्रॉफ पढ़ते थे ना, तो हमें कुछ ना कुछ तो आइडिया होता था, साल में कभी ना कभी तो हमने जी, कुछ पढ़ा होता है, कोई टेस्ट किया जी, होता है। जी, और वैसे भी हमारी एक नॉलेज होती है जी, मेडिसिन जी, की, तो कोई, इट मेक्स सेंस, ठीक है। मतलब आप बेशक, लेकिन एनाटॉमी जैसा बेतुका सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, फॉरेंसिक कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ने के बाद, आप इतना आपके अंदर स्टेमिना आ जाता है कि जब आप कुछ चीज सोच लेते हैं ना, तो आपको कर लेते हैं। जी, तो डॉक्टर्स के पास एक बहुत बड़ा एज है कि एक तो हमारी क्रैमिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जी, और हमें जो है ना किसी चीज का रिलेशन डेवलप करना ही करना है,
ठीक है। अगर हमें किसी बोन पे कोई फिशर ढूंढना है तो हमने उसको ढूंढना ही ढूंढना है, ठीक है। हमने कुछ ना कुछ रिलेशन डेवलप करना है। तो जो कंसिस्टेंसी होती है ना डॉक्टर्स में, ये इनको सीएसएस करने में हेल्प करती है। इसी वजह से इतने सारे डॉक्टर्स जाते हैं। अच्छा, अब मेरा ये सीन था बिकॉज मुझे पता था मैंने ये करना है, ठीक है। अब मुझे मैंने एक अकेडमी ज्वाइन की, उस एकेडमी ने मुझे एसएम में हेल्प किया, ठीक है। उस एकेडमी ने मुझे पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका बताया, लेकिन इतना एम्बिगुअस तरीका था कि मैंने उस तरह से अटेम्प्ट कर दिया जिसकी वजह से मेरा स्कोर जितना मैं चाह रही थी वो नहीं आया। फिर बाद में मैंने उसके ऊपर रिसर्च करके ठीक किया। अच्छा। खैर, एकेडमी से जो मैंने ऑप्शनल्स की तैयारी की या कंपल्सरी की जब मैं तैयारी करती थी, तो मुझे उनकी नॉलेज अपनी इनफ नहीं लगती थी, मुझे वो सब स्टैंडर्ड लगता था। अब मैं जेंडर स्टडीज पढ़ने बैठी हूँ, एक स्लाइड के ऊपर 3 लाइनें लिखी हैं, ठीक है। मैंने उससे मेरे क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, मेरा तो बेसिक कंसेप्ट ही नहीं बना। तो वो जो उस एकेडमी की नॉलेज थी या जो वो पढ़ा रहे थे, वो बस ऐसे ही पढ़ा रहे थे, ठीक है। वो मैंने टॉप में आना था, मेरा टॉप 20 का टारगेट था। मैं वो अलग बात है, मेरी 68 पोजीशन आई है, लेकिन मेरा टारगेट टॉप 20 का था, ठीक है। फिर मेरे से कहाँ प्रॉब्लम हुआ, मेरे से सब्जेक्ट सिलेक्शन में प्रॉब्लम हुआ। इसलिए सब्जेक्ट जो होता है ना वो आपकी पोजीशन बनाता है, तो बी वेरी मच केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग योर सब्जेक्ट। तो मेरे एकेडमी वाजंट इनफ, क्योंकि उन्होंने सब एक बहुत ही लोअर लेवल पे पढ़ाना होता है। तैयारी वही करती है जो आप या तो खुद कर लें या किसी सीएसपी से पढ़ लें, ठीक है, जो अच्छे ग्रुप में गया उससे पढ़ लें, क्योंकि उसका आईक्यू उन टीचर्स के आईक्यू से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने किस तरह से 3 मंथ्स में किया, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, और वो जिसके ऊपर लोगों ने काफी बोला भी है कि हाउ इज इट पॉसिबल। तो वैसे तो मैं उनको बिल्कुल भी आंसर नहीं देना चाहती, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि 16 to 18 आवर्स दिन में पढ़ना किसी भी डॉक्टर के लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। वी कैन डू इट, ठीक है, बिकॉज मैं ये करती आ रही थी, तो एटलीस्ट आई कैन डू इट। सेकेंड थिंग, मेरे पास घर में ही टीचर्स मौजूद थे। मेरी बड़ी बहन, शी इज पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस, तो उसने मुझे पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। माय सिस्टर, उसने मेरी क्रिएटिव राइटिंग में इंग्लिश प्रेसियन कॉम्प्रिहेंशन में उसने हेल्प की थी। इंटरनेशनल लॉ, माय ब्रदर इज द लॉयर, उसने मुझे इंटरनेशनल लॉ में हेल्प किया था। उसके अलावा जेंडर स्टडीज मैंने खुद पढ़ लिया था। बहुत सारे मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स लेती थी, फिर मैं उसको 2-3 बुक से पढ़ती थी, लेकिन मैं पढ़ती जरूर थी, पर मैं उनका रट्टा नहीं मारती थी। और एक चीज, वन थिंग जो आपको हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए, ऑलवेज मेक वन लाइनर नोट्स। कभी भी आपने डिटेल नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि वो आप पढ़ ही नहीं सकते, इतने इंटिमिडेटिंग होता है वो, इतना ज्यादा कि आप नहीं पढ़ सकते। ऑलवेज मेक वन लाइनर। ठीक हो, ठीक। अच्छा, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा है कि 97 to 98% लोग जो फेल होते हैं वो होते हैं सीएसएस एसए में, इंग्लिश एसए में। और ज्यादातर जो मैंने एडवर्टाइजमेंट्स और जो लोगों को पढ़ाते हुए देखा है वो देखा है कि जी एसए की जो है ना प्रेपरेशन लोग करवा रहे होते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि उसमें कोई बहुत ज्यादा कोई फैंसी इंग्लिश चलती है, कोई कोट्स, कोई मतलब किस तरह से एसए को मतलब बंदा क्लियर करे, क्योंकि लोग तो पता नहीं क्या क्या कुछ उसके बड़े फैंसी किस्म के इंट्रोडक्शन और क्या क्या लिख रहे होते हैं कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करते हैं। देखिए, मैंने कोई 4-5 ऐसे लिखे थे एंड आई नेवर फेल्ड इट, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको बात बताऊं कि मेरी बेसिक ग्रामर ठीक नहीं थी अंटिल 3rd ईयर ऑफ मेडिसिन में, बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स मार देती थी, ठीक है। तो बिकॉज मैंने कभी इस चीज के बारे में सोचा नहीं कि यार केट मैटर और नॉट। तो अब मैंने क्या किया, जो मेरी बेसिक ग्रामर के मसले थे ना, पहले तो मैंने वो सही किया। अगर आप कोई भी सोचा, आप में डिड के साथ जो है वो 3rd फॉर्म लगा देती थी, और डज के साथ आगे प्रोनाउन के आगे मैं एस लगा देती थी। दैट्स अ वेरी बेसिक ब्लंडर, मतलब बिकॉज मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब मैंने इस चीज को ठीक किया तो मेरी सारी ग्रामेटिकल एरर्स ठीक हो गए, मेरी जो भी थी एरर फ्री हो गया ऑलमोस्ट 90%, ठीक है। अब बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे तो नहीं आप सही लिख सकते, लेकिन 90% अगर आपकी राइटिंग एरर फ्री है, ठीक है, लीस्ट एरर फ्री है, तो यू आर गुड टू गो। पहली बात तो ये होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके पेपर में क्या होनी चाहिए कि आपका ऐसे का एक पैटर्न है, ठीक है। अगर आप वो आउटलाइन का पैटर्न फॉलो करें और ऐसे का पर पैराग्राफ का जो पैटर्न है वो फॉलो करें और एंड में कंक्लूजन का पैटर्न फॉलो करें, तो आपका ऐसे फेल होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अगेन, जो लक होती है वो बहुत मैटर करती है। आपसे आगे वाले ने क्या ऐसे लिखा है,
वो मैटर करेगा, कंपैरिजन आ जाएगा, ठीक है। कंपैरिजन एग्जामिनर हमेशा कंपैरेटिव चेकिंग करता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों का भी ऐसे पास होते हुए देखा है जो एक सही से प्रॉपर लाइन भी नहीं बोल सकते थे, और मैं उस टाइम पे तो मेरा बिल्कुल एग्जामिनेशन और पूरे सिस्टम पे से भरोसा उठ गया था। खैर फिर उसका आगे इंटरव्यू नहीं हुआ तो मुझे आइडिया हो गया कि चलो देयर इज स्टिल सम स्क्रूटनी लेफ्ट, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी फेल कर जाते हैं जिनका बनता नहीं करना। तो अगेन ऐसे के लिए आपको एक पैटर्न फॉलो करना होता है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल्स देनी होती है, आपको अपने, अब जिस तरह अक्सर ग्लोबलाइजेशन पे ऐसे आता है जी। अब एग्जामिनर ने पूछा है ग्लोबलाइजेशन का एक एस्पेक्ट, ठीक है। आप जो है वो ग्लोबलाइजेशन पे स्टार्ट हो गए, आपने चले ग्लोबलाइजेशन पे है, आप उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दें, लेकिन जो उसकी बेसिक एग्जामिनर ने आपसे पूछा है सारा ऐसे 80 to 90% ऐसे आपका उसके ऊपर होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन का लफ्ज देख लिया, अब वो 90% ग्लोबलाइजेशन पे लिख के अंदर 10% आगे जाके एग्जामिनर की बात उन्होंने बोली। तो दिस इज नॉट व्हाट ही इज आस्किंग फॉर, ठीक है। तो आपने एग्जामिनर को जो उसने पूछा है उसके उस बात को समझाना होता है, ठीक है। बेशक जितनी मर्जी बेतुकी हो, वो चीज आपने आगे लेके चलनी होती है, आपने एग्जांपल्स देनी होती है। फैंसी इंग्लिश डज प्ले अ रोल, ठीक है, आपको हेल्प करती है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिंपल इंग्लिश के साथ भी क्लियर कर देते हैं। जो हमारा इस साल का टॉपर है, एक दो टॉपर से मैंने उनकी एसेस देखे थे एंड दे वर जस्ट सिंपल इंग्लिश थी, और मुझे वो चीज देख के बड़ा अच्छा लगा कि देखो इससे बहुत सारे बच्चों को जो है वो मोटिवेट होंगे कि बिकॉज़ ही इज द टॉपर। ऑल्दो ऐसे में तो चले सबके तकरीबन सेम स्कोर ही है, लेकिन इतना ज्यादा फैंसी फ्लावरी लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है ऐसे में। ठीक ठीक।